कर्नाटक में कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर खोला मोर्चा, नारेबाजी, हंगामा और गिरफ्तारी। हाथों में तख्तियां और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। ये नजारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, जहां कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं और कर्नाटक की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन नेताओं में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल है। ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायक मादल विरूपाक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जा रहा है, जिनके बेटे को रिश्वत लेते पकड़ा गया था। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पहले भी वसुबराव बोम्मई सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगा चुकी है। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो रहा है? हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं। वही बात अगर बीजेपी विधायक की करें तो मदल विरूपाक्ष 2 बार से विधायक है। वे 2004 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। विरूपाक्ष सरकारी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन है, जो कि मशहूर मैसूर चंदन साबुन का उत्पादन करती है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वही मदल विरूपाक्ष का बेटा प्रशांत कुमार, जिसे एंटी करप्शन विंग ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, वह कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अधिकारी है और फिलहाल बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट के पद पर तैनात है। एंटी करप्शन विंग के छापे में केएसडीएल के दफ्तर से करीब 2 करोड़ और प्रशांत के घर से छापे में करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। मामले में अब तक हुई जांच में पता चला है कि कच्चा माल की सप्लाई का ठेका देने के लिए 80 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे, जिसमें से पहली किस्त 40 लाख रुपए दे दिए गए थे। बंगाल में ममता की नींव को हिलाने के लिए तमाम पार्टियां एक होते हुए नजर आ रही हैं। जिस पार्टी ने ममता को कभी उठाया था और सीपीएम को कभी उखाड़ फेंका था, आज वही पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए सीपीएम के साथ है। आइए समझते हैं पूरा खेल। दरअसल 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के 34 साल का राज खत्म कर दिया था। तब से वो बंगाल की सत्ता में है। 20 साल पहले जिस आरएसएस से वो लाल आतंक खत्म करने के लिए मदद मांग रही थी, वही आरएसएस और बीजेपी की अब सीपीएम के लोग मदद कर रहे हैं बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए तारीख तय नहीं हो पा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद तय होगा कि चुनाव कब होंगे। टीएमसी से लेकर बीजेपी और सीपीएम तक ने ग्राउंड चुनाव पर तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है कि पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेंगे। वही लगातार 3 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वामपंथी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर टीएमसी को हराने की तैयारी में है। बीजेपी भी ममता को हराने के लिए वामपंथियों का साथ लेने से परहेज नहीं कर रही है। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, बल्कि कई जगह तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर क्या ममता दीदी को हरा पाते हैं या फिर ममता एक बार फिर से फतेह जरूर करती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रोलिंग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली में वैश्वीकरण के युग में कानून पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक ऐसा युग है जहां लोगों में धैर्य और सहनशीलता की कमी है। हम तैयार नहीं हैं उन दृष्टिकोणों को स्वीकार करने के लिए जो हमारे अपने से भिन्न है। हम जो कुछ भी करते हैं, और मेरा विश्वास करें, जज के रूप में हम इसके अपवाद नहीं हैं। आज जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपकी बात से सहमत नहीं है।
गौरतलब है इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ट्रोलिंग पर चिंता जता चुका है, जिससे शारीरिक हमला भी हो सकता है। कार्यक्रम में सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति के मसले पर कहा कि वह इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यह मामला थोड़ा जटिल है। उन्होंने कहा जब तक 2000 और 2023 के बीच कानूनी पेशे में प्रवेश करने और फलने फूलने के लिए महिलाओं को एक समान अवसर नहीं मिलता, तब तक कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसके द्वारा आप 2023 में महिलाओं में से शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को चुनेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब संविधान बना था तो उस वक्त हमारे पास निजता की धारणा नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज हम उस दुनिया में रहते हैं जहां एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। उस वक्त हमारे पास निश्चित तौर पर सोशल मीडिया नहीं था। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता अस्तित्व में आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। हाल ही में सामने आए एक सर्वे ने इस बात को तकरीबन सच साबित करते भी देखा है। आइए जानते हैं कि इस सर्वे में आखिर क्या है। दरअसल पोल स्ट्रीट ने एक हालिया सर्वे किया है और इस सर्वे के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि अगर 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के सपने हवा में हो सकते हैं। दरअसल इस सर्वे में एक वर्ग ऐसा भी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आइए जानते हैं कि इस हालिया सर्वे में कौन से लोग बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल यहाँ ये आता है कि विपक्षी एकजुटता से क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तीसरे मोर्चे से लेकर विपक्षी एकता की तमाम कवायदों के बीच इस हालिया सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा, इसके सवाल पर 48.7% लोगों का मानना है कि ऐसा हो सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो करीब 49% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को इसके लिए बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। वहीं सर्वे में 29.4% लोगों का यह भी मानना है कि बीजेपी के लिए इसमें कोई खतरा नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की टेंशन को आखिर कौन बढ़ा रहा है, सर्वे में यह भी देखा गया है। इस सवाल पर अगर नजर डालें तो इस सर्वे में 21.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सवाल पर कहा कि वो इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते। दरअसल ये लोग ही बीजेपी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड बदलता है तो ये बीजेपी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। हालांकि ये लोग पक्ष या विपक्ष दोनों की ही जगह जा सकते हैं, तो इस बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती। इस सर्वे के मुताबिक कई लोगों के लिए ये भी सवाल है कि क्या बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता में लौटेगी। सर्वे के मुताबिक हिंदुत्व, राम मंदिर, विश्व गुरु छवि, विकास, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों में कौन सा बीजेपी के लिए गेम चेंजर होगा। इस सवाल के जवाब में हिंदुत्व के पक्ष में 23.9%, राम मंदिर को लेकर 20.9%, विश्व गुरु छवि में 11.5%, कॉमन सिविल कोड में 5.8%, विकास को 17.9% और अन्य मुद्दों पर 20.0% लोगों ने भरोसा जताया है। हालांकि ये बस एक सर्वे है जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड दिखा है। हालांकि आम चुनाव में अब वक्त जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, पर इनमें सबकी निगाहें इसी तरफ है कि अगर चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत निरस्त करने की मांग वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है। यूपी सरकार की ओर से 11 मामलों में जमानत निरस्त करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन सभी मामलों में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन हड़पने के 11 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार के सामने यह विकल्प है कि जिस अदालत ने आजम खान को बेल दी है उसी अदालत के समक्ष जमानत निरस्त कराने की अर्जी दाखिल करें। राज्य सरकार द्वारा 2020 में
दायर याचिका का निस्तारण करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा, अदालत का विचार है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि आजम खान के आपराधिक इतिहास को निचली अदालत के संज्ञान में लाए जाने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया है, तो राज्य सरकार उस अदालत के समक्ष आवेदन कर सकता है जिसने जमानत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अगर अभियुक्त प्रतिवादी मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहा है और जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो राज्य के पास आवेदन दायर करने के लिए कानून के तहत स्वतंत्रता है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई याचिका में कहा गया था कि आजम खान को जमानत देते वक्त उसके आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा गया था।